नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन। मैं यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि TURP प्रोसीजर के बाद यूरिथ्रल स्ट्रक्चर क्यों होता है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमको दो चीज़ें समझनी है। एक तो TURP प्रोसीजर क्या होता है, दूसरा यूरिथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो TURP प्रोसीजर हम आम भाषा में अगर देखें तो जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है, प्रोस्टेट यानी कि पेशाब की थैली के आसपास जो एक ग्रंथि होती है जो कि उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ जाती है, पेशाब में रुकावट देती है, उसके लिए हम एक ऑपरेशन करते हैं जिसको आम भाषा में लेज़र का ऑपरेशन, दूरबीन का ऑपरेशन या TURP कहते हैं। इस प्रोसीजर के बाद पेशाब के रास्ते में जो सिकुड़न हो जाती है, सिकुड़न यानी कि स्ट्रक्चर, उस सिकुड़न को स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यानी कि प्रोस्टेट के जो ऑपरेशन जो दूरबीन से किया जाता है उसके बाद पेशाब की नली में सिकुड़न क्यों हो जाती है। दोस्तों, यह टॉपिक मैंने आज क्यों सोचा है कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। अक्सर OPD में पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब, मैंने फला जगह पे TURP का ऑपरेशन कराया था, उसके बाद तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1 महीने के बाद मेरी पेशाब की धार धीरे धीरे कमज़ोर हो गई है। और जब उनका टेस्ट कराते हैं, यूरोफ्लोमेट्री कराते हैं, RGU का टेस्ट कराते हैं, तो पता चलता है कि पेशेंट को स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर यानी कि पेशाब की नली सिकुड़ गई है। और अक्सर पेशेंट का सबसे पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब, क्या ये ऑपरेशन में कोई गलती हो गई है? क्या मेरा ऑपरेशन गलत तरीके से कर दिया गया है? क्या ठीक से प्रिकॉशंस नहीं लिए गए हैं जिससे कारण ये सिकुड़न आ गई है? तो अक्सर पेशेंट के दिमाग में शंका रहती है, उसके दिमाग में यह सवाल बार बार आता है कि मेरा ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ। तो आज इन्हीं सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए और इस टॉपिक को समझने के लिए यह मैंने विषय के ऊपर एक वीडियो बनाने का सोचा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह प्रोसीजर में स्ट्रक्चर बनता क्यों है। तो दोस्तों, जब भी हम पेशाब की नली के अंदर दूरबीन का ऑपरेशन करने के लिए दूरबीन डालते हैं तो दूरबीन ऑलमोस्ट इतनी ही मोटी होती है, इस पेन के बराबर मोटी होती है। कई बार कई लोगों में पेशाब का रास्ता नैरो होता है, जिसको ओपन करने के लिए या तो कई लोग उसको चौड़ा करते हैं, डायलेट करते हैं, या फिर उसको एक पतला सा कट लगा के खोल देते हैं ताकि दूरबीन अंदर चली जाए। जब यह कट लगाते हैं या उसको डायलेट करते हैं तो कुछ लोगों में यह जो होता है, जो इंजरी होती है, वो सिकुड़न के द्वारा हील करती है और ऐसे केसेस में स्ट्रक्चर बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये तो किसी को नहीं पता कि किसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। इस हीलिंग के प्रोसेस के बाद, स्कारिंग के बाद, यह स्ट्रक्चर बन जाता है। दूसरा कारण होता है दोस्तों कि जब हमारा जो पेशाब का रास्ता होता है उसके ऊपर एक जगह बोन होती है जिसको हम प्यूबिक बोन कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। जब भी अगर प्रोस्टेट बहुत बड़ा होता है तो क्या होता है, ये दूरबीन इस हड्डी के अगेंस्ट पेशाब के रास्ते को दबा देती है। और अगर मान लीजिए प्रोसीजर बहुत लंबा चल रहा है, जिनका प्रोस्टेट बहुत बड़ा है, तो कंटिन्यूस दबाव के कारण यह एरिया की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। अक्सर स्टडीज़ में देखा गया है कि जो प्रोसीजर्स 1-1.5 घंटे से ज़्यादा चलते हैं उसमें यह दबाव के कारण स्ट्रक्चर बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अगर प्रोस्टेट काफ़ी बड़ा है तो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को समझा देता हूं कि आपको स्ट्रक्चर बनने की टेंडेंसी रहेगी, और अगर ऑपरेशन बनने के बाद पेशाब की धार कमज़ोर होती है तो आपको तुरंत मेरे को कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा कारण दोस्तों, कई बार होता है कि पेशेंट को ऑलरेडी छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको दूरबीन अंदर डालते समय कट लगा के खोल देते हैं, प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं, और चूँकि ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स में टेंडेंसी होती है कि वो रिकर करें। इवन कट लगाने के बाद भी 40 to 50% स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रिकर कर सकते हैं, वो दोबारा आ सकते हैं। तो पेशेंट को लगता है कि ऑपरेशन भी हो गया और उसके बाद भी धीरे धीरे पेशाब की धार कमज़ोर हो गई। तो पहले से भी स्ट्रक्चर होना एक कारण हो सकता है कि TURP के बाद पेशेंट को स्ट्रक्चर दोबारा बन रहा हो। चौथा कारण हो सकता है कि TURP के बाद अगर पेशेंट को इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो यह इन्फेक्शन धीरे धीरे इस रास्ते को सिकोड़ के स्ट्रक्चर बना सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि स्ट्रक्चर बनने के मल्टीपल कारण होते हैं।
और यह कई बार इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार सर्जिकल टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार प्रोस्टेट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जैसे कि पेशेंट की हीलिंग की टेंडेंसी कैसी है, क्या उसकी हीलिंग की टेंडेंसी फाइब्रोसिस के द्वारा है, या उसको पहले से भी स्ट्रक्चर तो नहीं था, या उसको लेटेक्स से एलर्जी है कि नहीं है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। समझने की चीज़ ये है, किसी को नहीं पता कि टीआरपी के बाद किस पेशेंट को स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर हम 100 लोगों को ऑपरेशन कर रहे हैं, 100 लोगों का टीआरपी कर रहे हैं, तो 100 में से 5 लोगों को स्ट्रक्चर बनने की टेंडेंसी हो सकती है। अगर टीआरपी के बाद स्ट्रक्चर बनता है तो सबसे ज़रूरी है कि तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना, ताकि उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके। और अगर स्ट्रक्चर बनता है तो वो ट्रीटेबल है। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो के द्वारा समझने में इजी रहा होगा। और अगर ऐसे आपके आसपास कोई पेशेंट हैं जिनका टीआरपी होने जा रहा है, या टीआरपी हो चुका है, या टीआरपी के बाद उनकी पेशाब की धार धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, तो उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये बीमारी को समझने में आसानी रहेगी। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।